मैं देख के आया ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, और एक ट्रांसफॉर्मर मूवी को बड़े पर्दे पे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसी एक्साइटमेंट में जो मुझे 3D का चश्मा मिला ना, उस पे एक भी स्क्रैच नहीं था। तुम मानोगे, जरा सा किसी के हाथ का निशान भी नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू। मैं देख के खुश हो गया कि वाह, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ के एंड आते आते तक एक्साइटमेंट का लेवल यहाँ से यहाँ आ चुका था। सही में ये ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी है, लेकिन उसकी जैसे लग नहीं रही है। समझ में आया क्या कहा मैंने? टेंशन मत लो, वीडियो में आगे यही एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसफॉर्मर के मेकर्स ने इसके यूनिवर्स को रिबूट कर दिया। नया यूनिवर्स बम्बल बी से स्टार्ट होता है, और इस मूवी के अंदर हमें एक नए विलन से इंट्रोड्यूस करा गया जो है ओमिक्रॉन। ये एक प्लेनेट टेरर है जो कि अब अर्थ को खाने वाला है, और ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर हमारी उससे वो रक्षा करने वाला है। कुल मिला के इसका प्लॉट यही है। जैसा कि हर एक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक पॉजिटिव पॉइंट इसके VFX और CGI कैरेक्टर्स होते हैं, राइज ऑफ द बीस्ट उसको बरकरार रखता है। हर एक कैरेक्टर का डिजाइन, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सीन, उसके पीछे का साउंड, उसका साउंड डिजाइन, मैकेनिकल साउंड, सब के सब बहुत ही बढ़िया थे, सिवाय ऑप्टिमस प्राइम के। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। जिस तरीके का और जिस लेवल का एक्शन तुम एक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से एक्सपेक्ट करते हो, वो ये डिलीवर करता है। जायगेंटिक ऑटोबॉट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को चीड़ फाड़ रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ फट रहा है, वहां फट रहा है, कंट्रोल। इसी एक्शन के साथ इसमें थोड़े समय के लिए इमोशन भी दिखाया गया है, और वो हिट करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें एक बीमार इंसान, उस पे होने वाले खर्चे पर खर्चे करने के लिए पैसे ना होना, और इन सब के बीच दो भाई। थोड़े समय के लिए ये एक रिलेशन दिखाया गया, एक इमोशन दिखाया गया, और वो इम्पैक्ट करता है। थोड़े समय के लिए इनकी राइटिंग बेहतर हो गई थी। ऑटोबॉट्स के अंदर मिराज का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा और दिखाया गया है, और सही मानों में सिर्फ इसका कैरेक्टर है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करी गई है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी मुझे, और जो पावर्स इसको दी गई है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेन कैरेक्टर्स के साथ जो इसके इंटरेक्शंस हुए बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे मुझे। लेकिन इसका जो हिंदी डब है ना, पूरा मूड स्पॉइल कर देता है। बहुत बेकार डबिंग है। डायलॉग्स के ऊपर तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी गई है। लगता है राइटर्स को पूरी तनख्वाह नहीं दी, तभी राइटर स्ट्राइक हो रही है। लेकिन मेरी मानो, मैंने अभी तक आपको जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको मूवी से निकलने के बाद याद ही नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आगे बताने वाला हूँ वो तुम पे बहुत ही बड़ा छाप छोड़ के जाते हैं। उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इस मूवी की जो थोड़ी बड़ी अच्छाई है जो मैंने बताई, वो नजर नहीं आती। राइज ऑफ द बीस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉल्टर करती है वो है इसकी राइटिंग। इस मूवी के अंदर जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हाथ इसकी राइटिंग का ही है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है ऑप्टिमस प्राइम। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी देख के आऊंगा और मैं ये कहूंगा कि ऑप्टिमस प्राइम इसके एक नेगेटिव पार्ट है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। अब मुझे ये नहीं पता वो अपने कार्टून कैरेक्टर से या अपने टॉय से कितना ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे उसको देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। इसका ये जो नया एनिमेशन है, नया कैरेक्टर इसको दिया गया, वो बिल्कुल भी पुराने जैसा नहीं था, और पुराने में एक अलग की बात थी। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि एक रिबूट, यहाँ पे उसको नई तरीके से दिखाने की कोशिश करी जा रही है, पर वो कोशिश बहुत बेकार लग रही है। अपना ऑप्टिमस प्राइम जो इतना बैडएस था, इसमें प्लॉट आर्मर्स की वजह से जिंदा बच गया। अगर किसी कैरेक्टर को लिखा ही बुरा आ जाए तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली बेकार लगने लगती है, और ऐसा ही कुछ हुआ ऑप्टिमस प्राइम के साथ। कैरेक्टर ही फुड्डू था, तो ना कोई इम्पैक्ट छोड़ा, ना ही देखने में मजा आया। जैसा की मैंने पहले कहा, पूरे कैरेक्टर्स में सिर्फ एक मिराज का कैरेक्टर ठीक से लिखा गया है, बाकी किसी नए कैरेक्टर का तुम्हें नाम भी याद नहीं रहेगा, ना ही मुझे था। अगर तुम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मर्स के फैन नहीं हो, तो अगर तुमने सिर्फ मूवीज को फॉलो किया है, इसके कार्टून वगैरह को नहीं जानते, तो तुम्हें नए कैरेक्टर्स ना समझ में आएंगे, ना उनका नाम याद रहेगा। ये इतने पुअरली रिटर्न है। मूवी का प्लॉट और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ज्यादा वीक है। इनके ह्यूमन कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा प्लॉट आर्मर दे रखा है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, माना ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी है और इसमें प्लॉट आर्मर बहुत ही जमाने से है, और इसमें प्लॉट आर्मर थोड़ी बहुत सेंस भी बनाते, नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन इसमें वो लोग इसको एक स्टेप और आगे लेके चले गए, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं है कि वो प्लॉट आर्मर छुपा छुपा के दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। वो दिखा रहे, ये देखो, ये हमारा प्लॉट आर्मर है और इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तुम मानोगे नहीं, मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें एनर्जी ब्लास्ट हो रहा होता है। वहां पे इसकी सेकंड मेन कैरेक्टर, एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। एनर्जी ब्लास्ट उसके आसपास की हर एक चीज तबाह कर देता है, जमीन, पेड़ पौधे, सब। लेकिन वहां बच कौन जाता है? बढ़िया गैस किया तुमने। ब्लास्ट से याद आया, इसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस है और उससे जो ब्लास्ट और उससे जो वॉर क्रिएट हो रही थी, उसमें कोई भी क्लियरिटी और सेंस बिल्कुल नहीं लग रहा था। कुछ भी सही से समझ ही नहीं आ रहा था। एक्शन देखने में ठीक ठाक था और लग भी बढ़िया रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, एक एड्रेनलिन रश वो बिल्कुल नहीं फील हो रही थी, जो कि नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर का नाम सुन के एक एड्रेनलिन रश आता है ना, इसमें बिल्कुल टोटल मिसिंग था। ऑटोबॉट्स और विलन आपस में लड़े जा रहे हैं और हम लोग
ऐसे करके निकाल दिया एक्शन सीक्वेंस। अब ये एड्रेनलिन रश ना आने के पीछे एक कारण मुझे लगता है कि इसके मेकर्स ने इसमें रियलिटी का बिल्कुल यूज नहीं किया। जो पुरानी ट्रांसफॉर्मर मूवीज थी उसके अंदर रियलिटी, डर या फिर को स्केल सेंस दिखाने के लिए उन्होंने रियल सिटीज, बिल्डिंग, गाड़ियां और आदमियों का भी बहुत भयानक तरीके से यूज किया है। अगर उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मर्स लड़ रहे हैं तो वहाँ बिल्डिंग टूट रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बचाया जा रहा है, तो वहां हमें पता चल रहा था कि किस लेवल की तबाही हो रही है। पर इसमें इन्होंने क्या किया, सभी चीज को खुले मैदान में लिया है। चाहो लड़ो, खुला पार्क है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। इस रियलिटी वाले फैक्टर को अच्छे से ना यूज करना ऑप्टिमस प्राइम के बाद इनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो एनिमल्स वाले जो नए ट्रांसफॉर्मर्स इस मूवी में दिखाए गए हैं वो बहुत पहले से ही ट्रांसफॉर्मर सीरीज का पार्ट है। आई एम सॉरी, लेकिन इन्हीं की वजह से राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी लगी नहीं रही है। क्या बोल रहे हो भाई? अरे सुनो, बाकी ट्रांसफॉर्मर मूवीज में ये इशू नहीं आया क्योंकि उसके अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे वो सभी ह्यूमनॉइड थे और हम लोगों ने उन ट्रांसफॉर्मर्स को बहुत ही आसानी से एक्सपेक्ट कर लिया। लेकिन ये जानवर वालों की बात ही कुछ और है। गुरिल्ला, चीता, चील, क्या, क्यों, कैसे? मूवी के जिस पे सीन में ऑप्टिमस प्राइमल और ऑप्टिमस प्राइम एक साथ आए हैं उस सीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ खटकी है। तुम्हारे दिमाग को पता चल जाता कि यार कुछ तो यहाँ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। और जब भी ये दोनों सीन में आते हैं वो टोटल फेक लगता है। फेक ऐसा नहीं कि सीजी खराब है, ये खराब है, बस वो एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता। इसमें दो छोटी छोटी प्रॉब्लम और भी है जिसके ऊपर मैं बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉब्लम से मार्वल गुजर रहा है, एक से गुजर रहा था अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। मैं बात कर रहा हूँ टोकनो जुत्सु और बचकाने ट्रेजर हंट के बारे में। सही बताऊं तो मैंने इस मूवी से टोकनो जुत्सु बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ये मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की तरह होता तो चलो थोड़ा सा अजीब लगता, पर हम उसको जाने देते। लेकिन इस मूवी के टोकनो जुत्सु का ना सर है, ना पैर, ना कोई लॉजिक और ना ही प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इसी के साथ इसकी राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा क्लीशे है। हजारों मूवीज ने जिन प्लॉट पॉइंट्स का यूज कर रखा है इसने भी उन्हीं का यूज करा। वही दुनिया को बचाना, दोस्ती, हम साथ साथ सब कुछ काम करेंगे। सुपर हीरो मूवीज में जो भी चीजें होते हैं वो सब जो कैरेक्टर्स भी इन्होंने चूज करे हैं, उनके मोटिवेशंस, तुमने आज तक जितनी भी सुपर हीरोज वाली मूवी देखी उनमें ये क्वालिटीज देखी होगी। और ऐसा भी नहीं कि उनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है ना, कहीं भी नहीं। अब बात करते हैं बचकाने ट्रेजर हंट के बारे में। तुम्हें याद ही होगा जब अक्षय कुमार की राम सेतु रिलीज हुई थी तो लोग किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, याद करो यार। हमें राम सेतु से रिलेटेड जो भी हंट दिखाया गया उसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं थी। क्लूज ढूंढने में या वो लोग जो ढूंढ रहे थे उनको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। वो क्लूज ऐसे थे जो किसी को भी मिल जाते, और वो पाथ उन्होंने हंट के मामले में जो ढूंढा वो इतना ज्यादा विजिबल था कि हंसने का मन कर रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ इस मूवी के साथ। इस मूवी में ट्रांसफॉर्मर के एक्शन के साथ ट्रेजर हंट का तड़का है, लेकिन वो तड़का बहुत ही जला हुआ निकला। इनके ट्रेजर हंट दिखाने का तरीका, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की रीजनिंग, सबको बेकार नहीं बोलूंगा, बचकाना था। ऐसा लग रहा था कि डोरा द एक्सप्लोरर ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में आ गई है। तो ओवरऑल कहो तो राइज ऑफ द बीस्ट तुमको तभी पसंद आएगी अगर तुम्हें माइंडलेस एक्शन देखना पसंद है। अगर तुम ये सोच के जाओगे कि इसमें हमें एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, अच्छे ओरिजिन्स देखने को मिलेंगे, तो तुम गलत भावना पाल रहे हो। सिर्फ एक ये माइंडलेस एक्शन है ट्रांसफॉर्मर मूवी लवर्स के लिए। अगर तुम वो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। कल परसों में ही आदि पुरुष का ट्रेलर आया, तो तुम्हें क्या लगता है कि आदि पुरुष आखिर कितने पैसे कमाएगी? उसके ट्रेलर में क्या नया आया? क्या ये VFX वाला जो क्लेम कर रहे थे, क्या VFX को ये लोग सही कर पाए? इन सभी की बात मैंने करी है इस वीडियो में। अगर तुम्हारे देखने की इच्छा हो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।